हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों को स्वागत है G4 जनरल स्टडी चैनल पर। आज हम लोग चलते हैं विश्व का भूगोल के अध्ययन करने की ओर। तो विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे आज, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मेन टॉपिक्स हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सभी जो एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाते हैं, वो सब टॉपिक को हम जो हैं एक एक करके अपलोड करेंगे। और आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगे आपको तो फिर आप दोस्तों को भी सेंड कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो हम लोग आप लोग को पहले मैं दिखा देता हूँ कि जो विश्व के भूगोल हैं, इसमें जो जो टॉपिक हैं वो सब किस प्रकार हैं, वो सब आप मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, मुख्यतः तीन तरह से डिवाइड किए गए हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को अध्ययन करने के लिए। इसमें पहला है आपको सामान्य भूगोल, देख सकते हैं जैसा कि आप सामान्य भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है। ब्रह्मांड और सौरमंडल, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गति, तारे का जीवन, भूगर्भिक समय सारणी, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पना, यानी सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन आज अभी जो स्टार्ट में करने वाला हूँ वो स्थल मंडल, यानी पहले समझ गए सामान्य भूगोल और बी में सेकेंड में स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबक और भूचुंबक, ध्रुवीय परिभ्रमण, भूचुंबकीय व्युत्क्रमण, सागर नितल प्रसरण, संवहन तरंग सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ज्वालामुखी और भूकंप, चट्टान तंत्र, अंतर्जात और बहिर्जात बल, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। और आगे जो है ये ए नंबर हो गया, ए नंबर में इतने पढ़ेंगे। और ये बी यानी लिथोस्फेयर में ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। और आगे देखिए, यानी सी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इसमें संघटन और संरचना, सूर्यताप और ऊष्मा बजट, तापमान में वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, तापीय विलोमता विसंगति। आगे वायुदाब पेटियाँ, इसमें पढ़ेंगे प्रचलित त्रिकोशीय वायुमंडलीय संरचना। फिर आर्द्रता यानी नमी और वर्षण, स्थानीय पवनें, चक्रवात, त्वरित झंझा, टॉर्नेडो, प्रति चक्रवात, वायु राशियाँ, विश्व जलवायु वितरण, जेट धारा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि स्थल मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट किए स्थल मंडल के पृथ्वी के आंतरिक संरचना को। तो मैं आपको मैपिंग के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये पृथ्वी है अपना, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो एक साइड के जो है एक कोने को क्या किया, इसको साइड कर दिया गया और इसको समझाया गया आप लोगों को। देखिए, यहाँ से यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इसके नीचे जो भी घटनाएं होती है, जैसे आपकी भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, अलग अलग सुनामी, अलग अलग प्रकार की जो आपदाएं होती है हमारे पृथ्वी पर, वो किस प्रकार होती है, इसमें क्या क्या रीजन्स होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम इसलिए बताए हैं क्योंकि जो ये पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, उसको पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जो यहाँ से यहाँ तक और इधर पूरे एक साइड को साइड कर लिया गया और इसका अध्ययन किया गया, क्योंकि इसी के अनुसार अभी हम नोट्स से आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए आप लोग, पृथ्वी की जो संरचना है उसको एक भाग को ले लिया गया ये, और इसको अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। तो हम मेरे अनुसार पहले इसको समझने से पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसका जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं में जो भी हैं, जैसे इसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये सब में क्या सब हैं, कितने किलोमीटर पर, लिथोस्फेयर में किस प्रकार से अलग अलग डिवाइड किया गया है, ये सब को समझेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन पहले समझते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसको मुख्यतः दो स्रोत के आधार पर जानी जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सोर्सेस, और प्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट सोर्सेस। प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं, यानी जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना के कितने स्रोत से, यानी दो स्रोतों से क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते थे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट रिसोर्सेस यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत में क्या पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से खनन, खुदाई और
ज्वालामुखी उद्गार आते हैं, किंतु ये स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के लिए प्राप्त नहीं है। यानी कि प्रथम स्रोत जो हैं, जो वैज्ञानिक के द्वारा प्रथम स्रोत और द्वितीय स्रोत के बारे में जो बताया गया है, इसमें कहा गया है कि प्रथम स्रोत में के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे खनन करते हैं, जैसे कोयला खनन होता है, खुदाई होता है, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, किंतु ये सब जो होते हैं, जो ये सब जो आपदाएं हैं, ये सब स्रोत पृथ्वी की आंतरिक यानी पृथ्वी की जो अंदर की संरचनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया, दूसरे मेथड पर आया गया, यानी कि इनडायरेक्ट सोर्सेस के अध्ययन करके और आगे बढ़ा गया। तो इनडायरेक्ट सोर्सेस पर भी ही बेस्ड है अभी जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं, या भी जो भी वैज्ञानिक अभी कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत के अकॉर्डिंग ही रिसर्च चल रहा है अभी। जैसे अभी चल रहा है आपका अंटार्कटिका जो ओशियन है, वहाँ पर चल रहे हैं रिसर्च, और अनेकों जगह चल रहे हैं इस प्रकार से। तो हम लोग पढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक पर आते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत। तो अप्रत्यक्ष स्रोत से घनत्व, ताप और भूकंपित तरंगे आता है। कौन कौन से तरंग आते हैं? तो घनत्व, ताप और भूकंपित तरंगे आती है। भूकंपित तरंगे, भूकंपी यानी जो भूकंप की जो तरंगे होती है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग को हम लोग प्राइमरी तरंग बोलते हैं, एस तरंग को सेकेंडरी, और एल तरंग को सरफेस वेव यानी धरातल जो पर जो आता है एल तरंग, उसको धरातल तरंग या सरफेस वेव बोलते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। पी तरंगे भूकंप के मूल बिंदु से सबसे पहले उत्पन्न होती है। यानी कि इसका अर्थ है कि जो पी तरंगे जो होते हैं भूकंप के मूल बिंदु, जहाँ से जो एक सेंटर होता है, सेंटर यानी इपिक का वो मुख्य बिंदु फोकस से आगे पहले उत्पन्न होती है। ये सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, अर्थात पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में भी प्रवेश करती है। यह ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। इनकी गति सर्वाधिक होती है, जैसे 6 से 15 किलोमीटर पर सेकेंड। 6 से 15 किलोमीटर पर सेकेंड से ये जो तरंग जो है, ये जो भूकंप जो आती है, जो पी तरंगे अगर कहीं पर आया मान लीजिए, तो वो 6 से 15 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आएगी, वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं एस तरंग पर। देखिए, एस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे, इनकी उत्पत्ति पी तरंगों के बाद होती है। इनकी गति जो है पी तरंगों से कम 5 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह केवल ठोस माध्यम में, यानी द्वितीय तरंगे जो हैं केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, और जो प्रथम तरंग थे वो जो हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों तरफ से गुजर रहे होंगे। मैंने देखा, अभी हम लोग देखे हैं कि जो प्रथम तरंग थे वो ठोस, द्रव और गैस तीनों तरह से गुजरा करते थे, और द्वितीय तरंग सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती है। पूरी तरह तरल माध्यम होने पर यह इसके बाहरी भाग से परावर्तित हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए कि अगर भूकंप की जो गति 5 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड हो रही है, और ये मान लीजिए सेकेंडरी वेव है, सेकेंडरी तरंगे हैं, तो इसे ये तरल माध्यम होने पर यह इसके बाहरी भाग से भी परावर्तित हो जाती है। तो आगे चलते हैं हम लोग एल तरंगे, यानी एल तरंगे को धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति धरातल पर होती है, चूँकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाती, यानी ऊपर ही ये भूकंप आती है। जो कंपन होता है पृथ्वी की, वो ऊपर ही कंपन होता है, यानी आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं कर पाती। अतः पृथ्वी की संरचना में इनका कोई योगदान नहीं है। तब पर भी एल तरंगे को कभी कभी देखा जा सकता है कि एल तरंगे भी आती है, यानी कि भूकंप जो आती है एल तरंगे के रूप में भी आती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट्स में डिवाइड करके और सारा टॉपिक को अपलोड कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।